हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखड़िया। आई होप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम हमारी इस वीडियो में पढ़ेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ी थी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो हम नॉन वोलेटाइल मिक्सचर अगर हमारे पास कोई है उसके अंदर से हमें अगर कंपोनेंट को आइसोलेट करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि क्रोमेटोग्राफी में मेन जो चीज होती है हमको अच्छे से दिमाग में सेट करने की, वो होती है स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज होगी वो पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वो क्या है? थिन लेयर ऑफ सिलिका शीट या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉइल या शीट होती है, जिसको कि हम ग्लास शीट के ऊपर लगा देते हैं। हम लोग हमारी लेबोरेटरी में देखते हैं ना, स्लाइड्स, कांच की जो स्लाइड होती है, ऐसी स्लाइड होती है, उसके ऊपर हम सिलिका शीट लगा देते हैं या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड लगा देते हैं। तो ये हमारी स्टेशनरी फेज होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को करने के लिए ना बेटा पूरा का पूरा एक सेटअप होता है। ठीक है, तो उसके अंदर कांच की ऐसे स्लाइड वाली प्लेट होती है और उसके ऊपर हम सिलिका की शीट या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की शीट लगाते हैं, जैसे कि हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है या फिर हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब सेकंड क्या है हमारा? मोबाइल फेज। तो जैसा मैंने पहले कहा, स्टेशनरी फेज हमारी कैसी है? पोलर। तो ऑब्वियसली मोबाइल फेज कैसी होगी? नॉन पोलर। ठीक है, तो यहाँ पर मोबाइल फेज होगी नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है सॉलिड लिक्विड एडसॉर्प्शन। क्या होता है? सॉलिड लिक्विड एडसॉर्प्शन। ठीक है, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी थी उसका प्रिंसिपल क्या था? लिक्विड लिक्विड पार्टीशन। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? सॉलिड लिक्विड एडसॉर्प्शन। ठीक है, चलिए जो टीएलसी होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो होती है, इसके अंदर जो हम कंपोनेंट्स का सेपरेशन करते हैं दैट इज टोटली डिपेंड ऑन रिलेटिव एफिनिटी ऑफ द कंपाउंड टुवर्ड्स बोथ द फेजेस। मतलब जिस भी कंपोनेंट को हमको आइसोलेट करना है उसकी रिलेटिव एफिनिटी क्या है मोबाइल और स्टेशनरी फेज के लिए, उस पर डिपेंड करता है सेपरेशन। ठीक है, the compound in the mobile phase move over the surface of the stationary phase as usual, जैसे कि हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी होता था। क्या होता था कि हम यहाँ पे एक मोबाइल फेज के अंदर स्टेशनरी फेज को रख देते थे और मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज पे ऐसे ऊपर की तरफ को रन करती थी। ऐसे इसमें होता है। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट होता है वो इस तरीके से होता है कि जिसकी हाई एफिनिटी होगी। सपोज हमको ये कंपोनेंट ए को सेपरेट करना चाह रहे हैं और ए की एफिनिटी हमारी इस शीट की एफिनिटी के लिए ज्यादा होगी। ठीक है, अगर एक कंपाउंड स्टेशनरी फेज के लिए अपनी एफिनिटी ज्यादा दिखा रहा है तो जो इसकी स्पीड होगी, इसका जो मूवमेंट होगा, इसकी जो ट्रेवल होगी वो कम होगी। ठीक है, हाई एफिनिटी उतनी ही उसकी ट्रेवल कम हो जाएगी। और जो कंपाउंड स्टेशनरी फेज के साथ में कम एफिनिटी शो करेंगे वो तेज रन करेंगे। आगे आगे बात समझ में? वही ऐसे ही ना, में क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज होती है वो एक टीएलसी प्लेट होती है, जैसे कि मैंने बताया जैसे स्लाइड होती है ना, उस तरीके से। तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी अवेलेबल होती है, जैसे कि अगर मान लो एल्यूमिनियम शीट है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉइल है वो लगा देंगे या फिर सिलिका की शीट लगा देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि नीचे से 1 सेंटीमीटर के मेजर करके यहाँ पर ये एक मार्क लगा देते हैं और इस एक राउंड सर्कल बनाते हैं जिसके अंदर की हम हमारा सैंपल लोड करते हैं, जिसमें से कि हमको कंपोनेंट्स को आइसोलेट करना होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस टीएलसी प्लेट को हम टीएलसी चैम्बर के अंदर रख के उसको लिड को बंद कर देंगे। ठीक है, जिससे कि उसको एक स्टेबल एनवायरनमेंट मिल सके। ठीक है, कुछ हलचल ना हो, एनवायरनमेंट इसका डिस्टर्ब ना हो अंदर। फिर हम देखेंगे कि मोबाइल फेज रन करेगी। मोबाइल फेज रन करने के बाद में इस मिक्सचर के अंदर जो हमने लोड किया है, इस मिक्सचर के अंदर जिस कंपोनेंट की एफिनिटी हमारी इस शीट के साथ ज्यादा होगी वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, जैसे कि ये ए हो गया। और जिसके साथ में एफिनिटी ज्यादा अच्छी नहीं होगी या फिर कम होगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब जब ये पूरा हो जाएगा, मोबाइल फेज जहाँ पे एंड पहुंच रही होगी वहां पे हम सॉल्वेंट फ्रंट बना देंगे। ठीक है, अब हम इस स्लाइड को बाहर निकाल लेंगे और फिर इसके आइडोग्राम को इसके क्रोमेटोग्राम को हम स्टडी करेंगे। तो जब हमने इसको मेजर किया तो जो हमारा ए कंपोनेंट है
वो 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था, जो बी कंपोनेंट है उसने 9 सेंटीमीटर का ट्रेवल किया था, और जो सोलवेंट फ्रंट है वो हमारा 12 सेंटीमीटर था। तो इसके बेस पे हम रिटार्डेशन वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर रिटार्डेशन फैक्टर निकाल सकते हैं, फिर जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू की डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सोलवेंट। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 लिख देंगे। ठीक है, और सोलवेंट ने कितना किया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, आर एफ वैल्यू क्या आ गई 0.5, ये होगी हमारी ए के लिए। अगर हम आर एफ वैल्यू बी के लिए निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, हाँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.75। अब अगर आपसे इन दोनों कंपोनेंट की रेशो कोई पूछने लग जाए तो क्या हो जाएगा, आर एफ फैक्टर की रेशो क्या हो जाएगी, आर एफ ए आर एफ बी वैल्यू हम निकाल चुके, आर एफ ए हमारी कितनी है 0.5 और बी कितनी है 0.75, तो यही हमारी रेशो हो जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इतना समझ में आ गया और डिफरेंस भी समझ में आ गया पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी समझ में आ गया होगा कि सोल्यूट जो हमारा होता है उसकी एफिनिटी अगर स्टेशनरी फेज के साथ में ज्यादा है तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर स्टेशनरी फेज के साथ सोल्यूट की एफिनिटी अच्छी नहीं है तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम हमारी आर एफ वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस क्या है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस हैं, ये बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं उनके क्वांटिटेटिव टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, यह है बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, जैसे कि बायोकेमिकल मेटाबोलाइट्स होते हैं ब्लड में से, ब्लड प्लाज्मा और यूरिन में से अगर हम आइसोलेट करना हो तो हम टीएलसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में करते हैं, जैसे कि हमारे वोलेटाइल ऑयल हो गया, फिक्स्ड ऑयल हो गया, वैक्स हो गया, इसेंशियल ऑयल हो गया, इन सब चीजों के लिए। वोलेटाइल नहीं होगा, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए हम नॉन वोलेटाइल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। ठीक है ये फूड इंडस्ट्री में यूज होता है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव या फिर कोई कलर वगैरह तो नहीं डला है, उसके लिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, और ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। तो आई होप आज जो हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में चीजें पढ़ी हैं जो कि हमारे सीयूईटी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसका एप्लीकेशन और उसका प्रिंसिपल, तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसको पढ़ने में कोई दिक्कत होती है, कुछ नहीं समझ में आता है, या फिर आप मुझसे इसके रिगार्ड में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।